जय हिंद साथियों। आज हम छत्तीसगढ़ का इतिहास समझेंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा कलचुरी वंश। आज हम कलचुरी वंश को समझेंगे पूरा डिटेल से। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था, वो कक्षा 12वीं के लिए था, और ये जो वीडियो है ये कंपटीशन के लिए है। वो संक्षिप्त में था, ये थोड़ा डिटेल है। तो चलिए यहाँ हम समझते हैं कलचुरी वंश को। तो कलचुरी वंश की स्थापना सबसे पहले कृष्णराज ने की थी। इसी कारण कृष्णराज को कलचुरी वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। अब देखिए, जो कलचुरी वंश है ये लगभग 550 में कृष्णराज ने कलचुरी वंश की स्थापना की थी, और ये 1740-41 तक लगभग जो है अस्तित्व में था। मतलब लगभग 1200 साल तक ये अस्तित्व में था, लेकिन कहीं एक जगह नहीं, ये अपना स्थान बार बार जो है बदलते रहता था। इसकी राजधानी कभी कालिंजर, तो कभी त्रिपुरी, प्रयाग, काशी, रतनपुर, रायपुर, खल्लवाटिका मतलब हमारा खल्लारी, ये सभी जगह क्या थी, इनकी राजधानियाँ थी। अंतिम समय में छत्तीसगढ़ में छुरी कोसगई भी राजधानी थी। मतलब ये अपनी राजधानी बार बार बदलते रहते थे। जैसे कोई वंश है, एक बार हार जाता है किसी दूसरे राजा से तो वो समाप्त हो जाता है, तो ये जब हार जाते थे तो दूसरे जगह जा कर के कब्जा कर लेते थे और वहाँ शासन करते थे। और इस प्रकार से 1200 साल तक अलग अलग जगह इन्होंने शासन करके अपना अस्तित्व बनाए रखा था। तो 550 में कृष्णराज ने कलचुरी वंश की स्थापना की थी। लेकिन हम छत्तीसगढ़ के कलचुरियों के बारे में पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी थे वो त्रिपुरी से आए हुए थे। तो त्रिपुरी में कलचुरी वंश की स्थापना कहा जाता है वामराज ने की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक कोकलदेव को माना जाता है। कोकलदेव प्रथम, याद रखना। तो वामराजदेव त्रिपुरी में कलचुरी वंश के संस्थापक हैं। कोकलदेव वास्तविक संस्थापक हैं और त्रिपुरी को राजधानी इन्होंने ही बनाया था। अब देखिए, कोकलदेव छत्तीसगढ़ को जीतने के लिए अपने बेटे को शंकरगण, जिसको मुग्धतुंग भी बोलते हैं या शंकरगण द्वितीय भी बोलते हैं, उनको छत्तीसगढ़ भेजा। कोकलदेव के 18 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र था ये शंकरगण द्वितीय या मुग्धतुंग। ये छत्तीसगढ़ में आए और छत्तीसगढ़ में पाली कोरबा वाला क्षेत्र, वहाँ पर हमला किए और बाणवंशीय राजा को हराने लगे। बाणवंशीय राजा को हराने के बाद ये वहाँ अपने भाइयों को महामंडलेश्वर बना करके, मतलब छत्तीसगढ़ में जीतने के बाद अपने भाइयों को महामंडलेश्वर बना करके ये वापस त्रिपुरी चले आए। इसी का फ़ायदा उठाया उड़ीसा के सोमवंशियों ने, और 50 सालों में उन्होंने छत्तीसगढ़ में फिर कब्जा कर लिया। और लगभग जो 900 वीडी में शंकरगढ़ ने छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया था पाली क्षेत्र में बाणवंशियों पर। तो 950 में सोमवंशियों ने फिर कब्जा कर लिया। तो दूसरी बार लक्ष्मण राज को भेजा गया। लक्ष्मण राज सोमवंशियों से लड़े और जीत गए। जीतने के बाद वो भी वहाँ नहीं रुके, त्रिपुरी वापस आ गए। इसका फ़ायदा फिर से सोमवंशियों ने उठाया और फिर 50 साल के अंदर में, मतलब 950 में लक्ष्मण राज गए थे तो 1000 तक फिर से उन्होंने छत्तीसगढ़ पर कब्जा कर लिया था। अब कलिंग राज को भेजा गया फाइनली छत्तीसगढ़ में सोमवंशियों को हटाने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में कलिंग राज आकर के बहुत ही बड़ा युद्ध किए सोमवंशियों से और यहाँ से उनको हटाया, और वापस त्रिपुरी नहीं गए बल्कि यहीं छत्तीसगढ़ में बस गए। तुमाण को अपनी राजधानी बनाई। अब देखिए, यहाँ पर हम एक एक करके सभी राजाओं का वर्णन करेंगे। कलिंग राज से हमारा कलचुरी वंश चालू होता है। कलचुरी वंश के संस्थापक कहा जाता है कलिंग राज को, वास्तविक संस्थापक कह लो, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शंकरगढ़ ने स्थापना किया था छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का। सबसे पहले उन्होंने ही जीता था, लेकिन वो वापस चले गए। वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए, स्थायी रूप से यहीं रहना, जीतना एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ रह करके अपनी राजधानी बनाना और इसको अपना राज्य बनाना ये अलग चीज़ है। तो वास्तविक संस्थापक कलिंग राज को कह सकते हैं हम। तो छत्तीसगढ़ में कलिंग राज
1000 AD में शासक बने और 1020 AD तक मतलब 20 साल तक उन्होंने यहाँ पर शासन किया और उन्होंने अपनी राजधानी तुम्माण को बनाई। तुम्माण आप नक्शे में देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य भी कलिंग राज ने कराया, जैसे चैतुरगढ़ में महिषासुरमर्दिनी एक मंदिर का निर्माण कराया कलिंग राज ने। कलिंग राज एक महान शासक था और इसका वर्णन हमें बहुत जगह मिलता है, जैसे कि पृथ्वी देव जो प्रथम था उनका अमोदा की खुदाई से जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, अमोदा ताम्रपत्र में कलिंग राज की वीरता का वर्णन है। इसके अलावा एक महान दार्शनिक अल बरूनी हुए हैं। अल बरूनी की जो किताब है तहकीक-ए-हिंद, उसमें भी कलिंग राज का वर्णन है। तो ये था कलिंग राज के बारे में जानकारी, जो 1000 से 1020 AD तक शासन किए। दूसरा आता है कमल राज। कलिंग राज के बाद दूसरा शासक है कमल राज, 1020 से 1045 तक शासन करने वाले। कमल राज इन्होंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, लेकिन जब त्रिपुरी के नरेश, क्योंकि इनका हेड ऑफिस मेन ब्रांच बोल सकते हैं त्रिपुरी है, वहीं से लोग आए थे, तो त्रिपुरी का जो नरेश थे है ना गंगेदेव, वो उड़ीसा पर आक्रमण करने के लिए निकले थे। उड़ीसा को उत्कल कहा जाता है। पुराने समय में उड़ीसा का नाम उत्कल था और आक्रमण को आक्रमण नहीं बोलते थे वो लोग, क्योंकि थोड़ा और लगता था, अभियान बोलते थे, अभियान। तो उत्कल अभियान है, मतलब उड़ीसा पर आक्रमण करने के लिए, जीतने के लिए इनको कह दिया गया है उत्कल अभियान उनके अभिलेखों में। तो त्रिपुरी के नरेश गंगेदेव जब उत्कल अभियान के लिए निकले थे तो कमल राज ने उनकी सहायता की। रास्ते में उन्हें एक साहिल नाम का व्यक्ति मिला जो उसकी वीरता से और उसके टैलेंट से बहुत प्रभावित हुए कमल राज, और वो उसको अपने साथ ले आए। बाद में साहिल और उनके वंशजों ने अपने स्वामी मतलब कमल राज के लिए छत्तीसगढ़ में बहुत सारे क्षेत्रों को जीता। तो ये था कमल राज के बारे में जानकारी, जिनका शासन 1020 से 1045 तक था। अब हम अपने अगले शासक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और तीसरा नंबर का शासक है राजा रत्नदेव, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध राजा हम बोल सकते हैं कलचुरी वंश का। तो राजा रत्नदेव ने रतनपुर शहर बसाया 1050 में और उसी को अपनी राजधानी बनाई। उस समय रतनपुर को कुबेरपुर कहा जाता था। आप ध्यान रखिएगा, रतनपुर के और बहुत सारे नाम हैं, जैसे सतयुग में मणिपुर, त्रेता युग में माणिकपुर, द्वापर युग में हीरापुर और कलचुरी काल में कुबेरपुर या रत्नपुर, है ना, क्योंकि रत्नदेव ने बनाया था इस कारण रत्नपुर, लेकिन वर्तमान में हम लोग इसको रतनपुर बोलते हैं। तो चारों युगों में ये शहर था, इस कारण इसको चतुर्युगी पुरी नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, राजा रत्नदेव के बारे में मैं बता रहा था कि 1050 में इन्होंने रतनपुर शहर बसाया और रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई और राजधानी चेंज कर दिया। पहले तुम्माड़ था, तो तुम्माड़ में शासन करने वाला प्रथम शासक तो कलिंग राज, अंतिम शासक तो रत्नदेव, और रत्नदेव अंतिम शासक था तुम्माड़ में शासन करने वाला, और तुम्माड़ से राजधानी चेंज कर दिया रतनपुर। तो अगर पेपर में आ जाए प्रथम शासक जिसने रतनपुर से शासन किया तो वो भी रत्नदेव ही आएगा, अंतिम शासक जिसने तुम्माड़ से शासन किया वो भी रत्नदेव ही आएगा, क्योंकि इसी के समय में राजधानी चेंज हुआ था। इसने बहुत से निर्माण कार्य भी कराए, जैसे कि रतनपुर में महामाया देवी का मंदिर बनवाया 11वीं शताब्दी में। कब बनाया ये तो फिक्स नहीं है, लेकिन अगर पेपर में आ जाए तो आप 11वीं शताब्दी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लाफागढ़ में महिषासुरमर्दिनी का भी मंदिर बनवाया इन्होंने। इसके अलावा तुम्माड़ में 2 शिव मंदिर बनाए, रत्नेश्वर शिव मंदिर और वंकेश्वर शिव मंदिर। तो इनके जो अगले उत्तराधिकारी थे पृथ्वीदेव प्रथम, वो वंकेश्वर शिव के बहुत बड़े भक्त थे, ये भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने विवाह कोमोमंडल के अधिपति, कोमोमंडल के राजा वजुवर्मन की पुत्री से किया था, जिसका नाम था नोनल्ला। आजकल हम लोग कोमोमंडल को पेंड्रा नाम से जानते हैं। पेंड्रा वाला जो क्षेत्र है वही कोमोमंडल कहा जाता था पहले।
अभी देखिए इन्होंने कुछ आक्रमण भी किए, जैसे 1055 में सोमवंशीय शासक उद्योग केसरी को पराजित किया। सिरपुर के पास आक्रमण किया था वो, और सिरपुर के पास ही उसे हराया इन्होंने। इसके अलावा कोमोमंडल अधिपति वजुवर्मन की पुत्री से तो विवाह कर ही लिया था, अब उनका कोई पुत्र तो था नहीं, इस कारण कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था उसका, और बाकी पुत्रियां ही थी। तो बाकी जो पुत्रियां थी उसमें जो भी शादी होकर के गई थी उसमें से सबसे प्रमुख और सबसे प्रभावशाली व्यक्ति रत्नदेव ही था। इस कारण विवाह के बाद अगर वजुवर्मन का मृत्यु हो जाता है तो ये पूरा क्षेत्र इसी के अधिकार में आने वाला था रत्नदेव का, तो ये बिना लड़े ये क्षेत्र प्राप्त कर लिया। तो ये था राजा रत्नदेव के बारे में जानकारी। अगला हम अपना बढ़ते हैं पृथ्वीदेव प्रथम की तरफ। तो पृथ्वीदेव प्रथम को वही उपाधि रखने का बड़ा शौक था। वो अपना अजीबोगरीब बहुत सारी उपाधियाँ रखता था, जैसे सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति, महामंडलेश्वर, समगाधिगत, पंचशेष। इसके अलावा पृथ्वीदेव प्रथम का बहुत सारा हमें ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, अमोदा में, रायपुर में, लाफागढ़ में। ताम्रपत्रों में ये बताया गया है कि जो पृथ्वीदेव प्रथम हैं वो 21,000 गांवों के स्वामी हैं। पृथ्वीदेव प्रथम ने बहुत सारे निर्माण कार्य भी कराए, जैसे रतनपुर में एक विशाल बड़ा सा तालाब बनवाया, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर बनाया, वंकेश्वर जो शिव मंदिर था जिसका निर्माण रत्नदेव ने किया था, उस मंदिर के सामने मंडप का निर्माण कराया। इसके अलावा पृथ्वीदेव प्रथम ने लाफागढ़ में एक किला बनवाया, लाफागढ़ का किला, और इस किले में प्रवेश करने के 3 गेट हैं, जिसका नाम है मेनका दरवाज़ा, सिंह दरवाज़ा और हुंकारा दरवाज़ा। इन्होंने विवाह किया था राजल्ला से, याद रखना रत्नदेव ने विवाह किया था नोनल्ला से और पृथ्वीदेव प्रथम ने विवाह किया था राजल्ला से। अभी देखिए हम अपने अगले शासक की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वीदेव प्रथम का शासनकाल 1065 से 1095 तक था, और अगला हमारा शासक है जाजल्लदेव प्रथम, जिसका शासनकाल 1095 से 1120 तक था। जाजल्लदेव प्रथम ये भी उपाधि धारण करता था, तो इसने 2 उपाधि धारण की थी, गज शार्दुल और श्रीमद जाजल्लदेव। अब देखो जाजल्लदेव के समय से थोड़ा स्टोरी में चेंजेस आता है। अभी तक जितने भी राजा हुए हैं वो त्रिपुरी को अपना हेड ऑफिस मानते थे, लेकिन जाजल्लदेव अपने आप को त्रिपुरियों से स्वतंत्र बताता था। इसके लिए जाजल्लदेव ने अलग से सोने और तांबे के सिक्के चलवाए, जिसमें वो अपना फ़ोटो अंकित करवाया, गज शार्दुल और श्रीमद जाजल्लदेव उसमें लिखवाया, ताकि जनता को पता चल सके कि त्रिपुरी का और जाजल्लदेव का कोई लेना देना नहीं है, जाजल्लदेव एक स्वतंत्र शासक है। तो जाजल्लदेव ने अपने आप को त्रिपुरियों से स्वतंत्र बताया। अब इन्होंने जो है कुछ मंदिर का निर्माण भी कराया, जैसे कि जाजल्लपुर में एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, जिसे नकटा मंदिर के नाम से जानते हैं। इसके पीछे एक कहानी है, उनके थोड़ा अचरज लग रहा होगा कि भाई नकटा है ना, नकटा मंदिर, तो नकटा छत्तीसगढ़ी में तो गाली है ना। नकटा ऐसा व्यक्ति है ना जिसका कोई इज्जत नहीं होता। हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, इसका नाक कट गया है ऐसे करके, तो ऐसा व्यक्ति जिसका इज्जत नहीं होता उसको नकटा कहते हैं छत्तीसगढ़ी में हम लोग। तो यहाँ पर देखिए ऐसा एक कहानी है कि राजा और रानी के बीच में एक बार शर्त लगा था कि कौन पहले विष्णु मंदिर का निर्माण करता है। जो सबसे पहले और सबसे सुंदर विष्णु मंदिर का निर्माण करेगा वो जीत जाएगा। रानी के लिए स्थान तय किया गया शिवरी नारायण, और राजा के लिए स्थान तय किया गया जाजल्लपुर। जाजल्लपुर शहर को जाजल्लदेव ने ही बसाया था। आज हम लोग इसको जांजगीर के नाम से जानते हैं, और हर साल जाजल्य महोत्सव मनाया जाता है जाजल्लदेव की याद में। तो हम बात कर रहे थे दोनों के बीच में शर्त लगा था, मंदिर निर्माण कार्य चालू हुआ और रानी शर्त को जीत गई। पहले मंदिर उन्होंने ही बना दिया। राजा का मंदिर पूर्ण नहीं हुआ था, कलश स्थापना बचा था, पूरा मंदिर बन चुका था। राजा जो है गुस्सा होकर के कलश स्थापना नहीं करवाया और वहाँ से मंदिर का काम अधूरा छोड़ करके चला गया। तो मंदिर आज भी वैसा ही अधूरा है। इस कारण
हम इसको नकटा मंदिर के नाम से जानते हैं। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, जाजलपुर में विष्णु मंदिर है जिसको नकटा मंदिर बोलते हैं। इसका निर्माण जाजल्य ने कराया था। इसके अलावा देखिए पाली में शिव मंदिर है ना, कोरबा जो पाली है वहाँ पर बाणवंशी राजा विक्रमादित्य ने एक शिव मंदिर बनाया था, लेकिन बहुत पुराना हो चुका था मंदिर और जीर्ण शीर्ण टूटने की स्थिति में आ चुका था। तो जाजल्य देव ने इसका जीर्णोद्धार कराया, मतलब रिपेयरिंग कराया इसको पाली के शिव मंदिर का, और शिव मंदिर के सामने में अंकित कराया श्रीमद् जाजल्य देवस्य कीर्ति। ठीक है, तो इस मंदिर को जो मैं प्राचीनतम शिव मंदिर वाला जो वीडियो बनाया हूँ उसमें इस मंदिर को दिखाया हूँ। बिल्कुल इस मंदिर की कलाकृतियों को वहाँ पर आप जा कर के दर्शन करें इसका, है ना, उनकी कलाकृतियों को देखें कि किस शैली में ये मंदिर बनाई गई है। अभी हम विजय अभियान की बात करें तो जाजल्य देव ने छिंदक नागवंशीय राजा है ना, बस्तर का जो छिंदक नागवंशीय था वहाँ का जो राजा था सोमेश्वर, उसे हराया और कैद कर लिया। क्यों कैद किया? क्योंकि ये जो सोमेश्वर है ये पृथ्वीदेव प्रथम के ऊपर आक्रमण किया था, उसको हराया था। बदला लेने के लिए जाजल्य देव ने भी आक्रमण कर दिया और सोमेश्वर को कैद कर लिया। लेकिन सोमेश्वर की जो माता थी गुंड महादेवी, वो बिना डरे जाजल्य देव के सामने आई और अपने बच्चे सोमेश्वर के बदले में अपना जान देने का इच्छा जाहिर किया कि भाई मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे को भले मार दो। जाजल्य देव सोमेश्वर की माता से बहुत प्रभावित हुए और दोनों को प्राणदान दिए, दोनों को मुक्त कर दिए और सम्मानपूर्वक उसके राज्य में छोड़ दिए। तो ये जो है एक बहुत प्रसिद्ध घटना हुई जिसके कारण गुंड महादेवी जो है बहुत चर्चित हो गई थी। इसके अलावा जाजल्य देव ने उड़ीसा के राजा भुजबल को भी पराजित किया और उड़ीसा के गंगवंशीय राजाओं पर भी विजय प्राप्त किया। जाजल्य देव ने जो है हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे क्षेत्रों पर आक्रमण किया और उससे जीता, जैसे बैरागढ़, खिमड़ी, लंजिका, भंडारा, तलहारी, दंडकपुर और नंदवली, कुक्कुट। ये सभी क्या है, छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। जैसे बैरागढ़ चंद्रपुर वाला क्षेत्र कहते हैं, है ना, हम बंगाल से लगा हुआ क्षेत्र है। खिमड़ी मतलब आंध्र प्रदेश, लंजिका मतलब बालाघाट, भंडार मतलब है ना भंडारा आज उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र वाला जो हमारा क्षेत्र है। तलहारी मतलब मल्हार, दंडकपुर है ना, मतलब ये बंगाल वाला क्षेत्र है ये भी। नंदवली मतलब आंध्र प्रदेश। ये सभी क्षेत्रों को आसपास, मतलब हम कह सकते हैं जाजल्य देव के समय में काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुका था, साम्राज्य फैल चुका था। तो ये कुछ जानकारी थी जाजल्य देव की रानी है ना लाच्छला देवी। जाजल्य देव ने जो है विवाह किया किससे? लाच्छला देवी से, ये आप ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले शासक की ओर, रत्नदेव द्वितीय, जिनका शासनकाल 1120 से 1135 तक था। अब देखिए जो रत्नदेव द्वितीय है, इसने भी त्रिपुरी नरेश जो थे उनसे अपने आप को अलग बताया, स्वतंत्र बताया। इसी कारण क्रोधित होकर त्रिपुरी के जो राजा थे गयाकर्ण, उन्होंने छत्तीसगढ़ में आक्रमण कर दिया। लेकिन रत्नदेव ने बड़ी ही वीरता के साथ उससे युद्ध किया और उन्हें पराजित कर दिया। बाद में उड़ीसा के गंगवंशीय शासक अनंतवर्मन चोड़गंग को भी पराजित किया, है ना। अनंतवर्मन चोड़गंग का आप नाम ध्यान रखिएगा। अनंतवर्मन चोड़गंग ने ही उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया है। तो ये रत्नदेव द्वितीय को हराने के लिए आक्रमण कर दिया था। छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण के पास युद्ध हुआ था। बंगाल के गोंड राजाओं को भी पराजित किया और भंजवंशी राजा को भी पराजित किया, है ना। भंजवंशी राजा छत्तीसगढ़ के ही शासक हैं। ये भंजवंशीय जो शासक, भंजवंश के जो शासक हैं छत्तीसगढ़ में ही शासन करते थे। तो भंजवंशीय शासक हरवोहू को पराजित किया। अभिलेख इनका अकलतरा पारागांव शिवरी नारायण से प्राप्त हुआ है और इन्होंने जो है ऐसे निर्माण कार्य तो कुछ नहीं कराया, लेकिन इनके जो सामंत थे वल्लभराज, उन्होंने विकर्णपुर महल का निर्माण कराया है। विकर्णपुर महल कोटगढ़ में, और एक रेवंत मंदिर का भी जो है निर्माण कराया है।
तो विकर्णपुर महल और रेवंत मंदिर ध्यान रखिएगा, रत्न देव द्वितीय के सामंत वल्लभ राज द्वारा निर्मित। अगला हम बढ़ते हैं अपने अगले शासक पृथ्वी देव द्वितीय की ओर। तो पृथ्वी देव द्वितीय का शासनकाल 1135 से 1165 तक था। अब देखिए, ये जो पृथ्वी देव द्वितीय हैं, है ना, इन्होंने जो है साम्राज्य विस्तार करने के लिए अपने सामंत ब्रह्मदेव का मदद लिया और कलिंग के शासक जटेश्वर को पराजित किया। देखिए, हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़, यहाँ पर 3 राज्य हुआ करते थे। जैसे हम भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, दक्षिण जो हमारा तमिलनाडु है, वहाँ पर चोल, चेर और पांडे, उन्हीं के बीच में टकराव चलते रहता था। तो वैसे ही हमारे जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी 3 राज्य होते थे और इसमें था कौशल, उत्कल और कलिंग। ठीक है, कौशल मतलब छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा और उत्कल मतलब उड़ीसा वाला हिस्सा और कौशल और उत्कल के बीच वाला हिस्सा कलिंग। ठीक है, अलग अलग शासक हुआ करते थे। जो ये तीनों क्षेत्र को जीत जाता था वो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करता था। तो यहाँ पर तो अभी तक हमने त्रिकलिंगाधिपति नहीं देखा है। यहाँ पर आप देखेंगे पृथ्वी देव द्वितीय, इन्होंने क्या किया था कि अपने सामंत ब्रह्मदेव के साथ मिलकर के कलिंग के राजा जटेश्वर को हराया, है ना। ये कौन था? अनंत वर्मा का पुत्र था, जिसका युद्ध रत्नदेव द्वितीय के साथ हुआ था। अनंत वर्मन चोणगंग, ठीक है, उसका पुत्र जटेश्वर इसको हराया था ये। अभी इसमें देखिए कि चक्रकोट, है ना, वर्तमान में इसका नाम चित्रकूट है। चक्रकोट पहले था, तो चक्रकोट में एक राजा था, गंगवंशी राजा वहाँ शासन करते थे। उनको भी पृथ्वीदेव द्वितीय ने पराजित किया था। और पृथ्वीदेव के बारे में जो जानकारी के स्रोत हैं वो राजिम से मिले हैं। राजिम शिलालेख से जो है हमें, देखिए, कहीं ताम्रलेख होता है, कहीं शिलालेख होता है, इसको आप ध्यान रखिए। शिलालेख मतलब पत्थर वाला। तो जानकारी के स्रोत राजिम के शिलालेख से हमें इनकी जानकारी मिली है। और ये भी पता चला है कि इनके जो सामंत थे, है ना, जगतपाल, उन्होंने राजीव लोचन मंदिर का जो है जीर्णोद्धार कराया था। राजीव लोचन मंदिर निर्माण किसने कराया था? तो नलवंशीय शासकों ने क्या किया था? इसका निर्माण कराया था। और जीर्णोद्धार कलचुरी वंश में इसका हुआ था, पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगतपाल के द्वारा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पृथ्वीदेव द्वितीय का ही जो है सर्वाधिक शिलालेख प्राप्त हुआ है। 13 ठो शिलालेख प्राप्त हुआ है पृथ्वीदेव द्वितीय का। मतलब कलचुरी वंश से संबंधित या किसी भी शासक, छत्तीसगढ़ में किसी भी शासक से संबंधित अगर कोई शिलालेख, है ना, या अभिलेख, आप कुछ भी बोल लो, अभिलेख में दोनों आ जाएंगे, ताम्र और शिलालेख दोनों। तो सर्वाधिक जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो पृथ्वीदेव द्वितीय की प्राप्त हुए हैं। 13 ठो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। निर्माण कार्य में अगर हम देखें तो इन्होंने जो है रतनपुर किले का निर्माण कराया था। याद कीजिए, पृथ्वीदेव प्रथम ने लाफागढ़ किले का निर्माण कराया और पृथ्वीदेव द्वितीय ने रतनपुर किले का निर्माण कराया था। रतनपुर किले का तो ऐसा कोई गेट नहीं है कि जैसे हमने उसमें देखा था मेनका गेट, हुंकारा गेट, है ना, सिंह गेट। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बस एक जानकारी मिलता है कि रतनपुर किले का नाम उन्होंने गज किला दिया था, है ना, गज किला। यहाँ पर आप जाएंगे गज किले में तो वहाँ रावण का जो है मूर्ति लगा हुआ है ना, रावण की मूर्ति। रावण जैसे तपस्या में बैठा है और शिव को प्रसन्न नहीं कर पा रहा है, तो अपना सिर काट के जब आहुति देते रहता है शिव को, तो वही वाला मूर्ति है ना, सिर काटते हुए, अपना स्वयं का सिर काटते हुए रावण की प्रतिमा जो है वहाँ पर रतनपुर किले में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इन्होंने जो है खड़क तालाब का निर्माण कराया। एक खड़क तालाब है, एक खारंग तालाब है ना, रतनपुर में। तो खारंग तालाब को वल्लभराज निर्माण कराया था। वल्लभराज कौन था? रत्नदेव द्वितीय के समय में सामंत था, जो विकर्णपुर महल और रेवंत मंदिर बनाया था। अभी भी वो वल्लभराज जीवित है ना। उन्होंने क्या किया था? खारंग झील का निर्माण कराया था और पृथ्वीदेव द्वितीय ने खड़क झील का निर्माण कराया था, खड़क तालाब का निर्माण। इसका एक सामंत था ब्रह्मदेव, है ना। इसका जो सामंत था ब्रह्मदेव ने
संबलपुर में नरसिंहनाथ मंदिर बनवाया और नारायणपुर में धुर्जरी मंदिर और डूमर महल बनवाया था, है ना, ध्यान रखिएगा। अब चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले शासक की ओर। अगला शासक है हमारा जाजल्यदेव द्वितीय, 1166 से 1168, मात्र 2 साल के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जाजल्यदेव का एक बड़ा भाई था जगतदेव। तो जगतदेव बड़ा भाई होने के नाते उनको शासक बनना था, लेकिन जगतदेव ने अपने छोटे भाई जाजल्यदेव द्वितीय को शासक बनाया और स्वयं जो है गंगवंशीय राजाओं को ख़त्म करने के लिए निकल गया, क्योंकि ये गंगवंशीय जो शासक थे बहुत परेशान करते थे, कलचुरी वंश में बार बार आक्रमण कर देते थे। तो उन्होंने शपथ लिया था कि मैं जब तक गंगवंशियों का पूरा समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं वापस राज्य में नहीं आऊँगा। लेकिन जाजल्यदेव द्वितीय देखिए, है ना, कुछ ही समय तक के लिए 66 से 68 तक ही शासन कर पाया। अचानक उसकी मृत्यु हो गई। तो आपातकालीन स्थिति में जगतदेव को जो है वापस आना पड़ा छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जाजल्यदेव द्वितीय। जाजल्यदेव द्वितीय तुमाणाधिपति की उपाधि धारण करता है। इन्होंने चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण कराया शिवरी नारायण में, ठीक है, और केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। तो केदारेश्वर महादेव मंदिर का जो निर्माण है एक्चुअल में इसने नहीं किया था, सोमराज नाम के एक ब्राह्मण ने किया था इसके समय में, है ना, इसी के समय में, इसी के शासनकाल में हुआ था उस मंदिर का निर्माण। चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण भी ये नहीं किया था। चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण कल्हण देव और उल्हण देव ने किया था, ठीक है, जो इसके सामंत थे। एक बार क्या हुआ था कि त्रिपुरी के शासक जयसिंह ने आक्रमण कर दिया जाजल्यदेव के ऊपर। इससे पहले रत्नदेव द्वितीय के समय में गयाकर्ण ने आक्रमण किया था त्रिपुरी से। अभी त्रिपुरी से जयसिंह ने आक्रमण कर दिया जाजल्यदेव द्वितीय के ऊपर। तो इसी समय जो अल्हण देव है उन्होंने बहुत वीरता के साथ जाजल्यदेव द्वितीय की सहायता की और वीर गति को प्राप्त हुए थे, ना, युद्ध भूमि में शहीद हुए थे ये। तो ये सभी कुछ जानकारी है जाजल्यदेव के बारे में। लेकिन 1168 में जाजल्यदेव की अचानक मृत्यु हो जाती है ना, सेहत खराब होने के कारण। और इसके बड़े भाई जगतदेव, जो कि गंग राजाओं को समाप्त करने के लिए, ना, ख़त्म करने के लिए निकला था, वो अपना अभियान आधे अधूरे ही छोड़ करके वापस आता है रतनपुर और शासन की बागडोर संभालता है। तो अगला शासक है हमारा जगतदेव। तो इससे संबंधित ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती, बस इतनी ही जानकारी थी जो मैं आपको बता दिया। अगला शासक है रत्नदेव तृतीय। तो रत्नदेव तृतीय के समय में भयंकर अकाल पड़ा था, अब ध्यान रखना है ना, रत्नदेव तृतीय के समय में अकाल पड़ा था। और इसका सेनापति था गंगाधर राव। गंगाधर राव ने काफ़ी मदद की थी रत्नदेव तृतीय की। और गंगाधर राव से संबंधित एक चीज़ और है कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर, है ना, खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर या लखनेश्वर मंदिर या लाखाचौर मंदिर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो यहाँ पर रत्नदेव तृतीय का जो सेनापति था गंगाधर राव, उनके द्वारा लखनेश्वर मंदिर का जो है जीर्णोद्धार किया गया। लखनेश्वर मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। ऐसा कई लोग कहते हैं कि लखनेश्वर मंदिर का निर्माण जो है लक्ष्मण ने खुद अपने हाथों से किया है। और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है जो मूर्ति है ना, उसका निर्माण वो स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब खुद ज़मीन से ऑटोमेटिक वो जो है निकला है। जैसे हमारे यहाँ हम लोग देखते हैं बंजारी मंदिर जो बंजारी माता का मूर्ति है, उसका निर्माण कोई किया नहीं है, है ना। ये जो मूर्ति है ये स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब ज़मीन से ऑटोमेटिक निकला है ना। उसके बाद फिर वहाँ मूर्ति को देखते हुए वहाँ मंदिर निर्माण किया गया है। वैसे ही लखनेश्वर मंदिर क्या है, स्वयंभू है, ठीक है। बाद में फिर क्या किया, और कहीं कहीं मिलता है लक्ष्मण ने क्या किया, यहाँ पर निर्माण किया है। तो खैर वो ऐतिहासिक बातें, इसके बारे में जानकारी तो नहीं है। लेकिन जीर्णोद्धार जो है ये गंगाधर राव कराता है। इसके अलावा रत्नदेव भी कुछ मंदिरों का निर्माण कराता है, जैसे कि रतनपुर में एक वीरा मंदिर है ना, लखनी देवी मंदिर या एक वीरा मंदिर के नाम से हम उसको जानते हैं। इसके अलावा रतनपुर में एक शिव मंदिर, पूरा राती शिव मंदिर का भी निर्माण कार्य वो कराता है। अभी देखिए अगला है हमारा प्रतापमल्ल। प्रतापमल्ल से संबंधित एक जानकारी मिलती है कि प्रतापमल्ल के समय में क्या हुआ था। जैसे कि हम जानते हैं रत्नदेव तृतीय के समय में अकाल पड़ा था, तो भाई सोने चांदी की तो कमी हो जाएगी।
तो प्रतापमल्ल ने छोटे छोटे तांबे के चक्राकार और षटकोणाकार सिक्के चलाए थे अपने समय में, है ना। और उसमें सिंह और कटार की आकृति अंकित होती थी उस सिक्के में, सिंह और कटार। इसके दो सामंत थे, जसराज और यशोराज, है ना। इसको कई बार पूछ देता है एग्जाम में, जसराज और यशोराज इसके सामंत थे, आप ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है प्रतापमल्ल के बारे में, है ना। प्रतापमल्ल का जो शासनकाल है वो 1198 से 1222 तक है। अब देखिए यहाँ पर प्रतापमल्ल का शासन कब ख़त्म होता है, 1222। और अगला शासक जो है इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है, उसका नाम है बहारेंद्र शाह। और बहारेंद्र शाह का शासन होता है 1480, 1480 से 1544 तक। तो 1222 से 1480, तो लगभग 250 साल, है ना। प्रतापमल्ल से लेकर के बहारेंद्र शाह के बीच का लगभग जो 250 साल है, इससे संबंधित कोई जानकारी कहीं पर नहीं मिलती है ना। तो ये जो 250 साल का जो गैपिंग है, इसको इतिहासकार जो है अंधकार युग की संज्ञा देते हैं। तो ये है हमारा अगला टॉपिक, बहारेंद्र शाह। ये एक टॉपिक था, इसमें कलचुरी वंश ऊपर उठ रहा था, विकास कर रहा था। अभी जो हम देखेंगे इसमें कलचुरी वंश धीरे धीरे पतन की ओर जाएगा। तो इसको हम देखेंगे बहारेंद्र शाह, कल्याण शाह, तखत सिंह, राज सिंह, सरदार सिंह, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह, कुछ राजा हैं। अगले पार्ट में देखेंगे, है ना। इसको ऐसे में क्या है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आधा घंटा हो चुका है, तो इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। और इसके बाद फिर हम बस्तर के बारे में भी बात करेंगे। बस्तर में काकतीय वंश है ना, वर्तमान में अभी भी हैं काकतीय वंश के शासक। कलचुरी वंश के शासक तो समाप्त हो गए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन काकतीय वंश के जो काकतीय वंश जो है वो अभी भी है वर्तमान में, है ना। और जो बस्तर के जो नागरिक हैं, बस्तर के जो जनता है, वो अभी भी अपने राजा को महत्व देती है जैसा पहले देती थी। तो इसके बारे में जो है हम आगे अपने और वीडियो में बात करेंगे। तो ये कलचुरी वंश का पार्ट 1 है। अगले वीडियो में मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगा। इसके बाद फिर बस्तर का काकतीय वंश। ओके, जय हिंद।